Welcome to A1 IS Institute. This side G Kumar. In today's class, we'll cover very important topic that is revolt of 1857, that is सिपाही म्यूटिनी. और अभी तक रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स में हम लोग कवर कर चुके हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग प्लस पीजेंट मूवमेंट. ये टॉपिक सब कवर हो चुका है और इस क्लास में हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखने जा रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, causes for revolt of 1857. So first cause we'll see, that is a immediate cause. ऐसे तो बहुत सारे अनेक कारण हैं जिसके वजह से रिवोल्ट हुआ है. इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल. कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दिसंबर 1856 को. और उस समय बहुत ही ज़्यादा र्यूमर था जी इस इनफील्ड राइफल में जो कैटरीज है, जो ग्रीस कैटरीजेस है, वो मिक्स होता है काउ प्लस पिग फैट्स. जब ये र्यूमर था जी, ये र्यूमर फैलना शुरू हो गया कि जो इनफील्ड राइफल है उसके अंदर क्या है, काउ और पिग फैट का मिक्स इसमें कैटरीजेस में मिलाया गया है. तो इसलिए एक विद्रोह शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि काउ बहुत ही सीक्रेट है हिंदू कम्युनिटी के लिए और पिग क्या है, बहुत ही टैबू है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हुआ जी, इससे हर्ट्स हुआ. एज अ रिजल्ट क्या होगा? 34th नेटिव इन्फेंट्री यहाँ से आएंगे मंगल पांडे. और मंगल पांडे बिल्कुल बैरकपुर जो कि अभी के वेस्ट बंगाल में का लोकेशन है, यहाँ से मंगल पांडे निकलेंगे और मंगल पांडे विद्रोह करेंगे. लेफ्टिनेंट बग के ऊपर गोली चलाएंगे. ये अलग बात है कि वो बच जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे ऑफिसर के ऊपर भी वो गोली चलाएंगे, ठीक है, वो भी बच जाएंगे. और फाइनली मंगल पांडे को ओवरपावर्ड किया जाएगा, इनको कैप्चर करके हैंग्ड कर दिया जाएगा, को फांसी दे दिया जाएगा. और गुलाम हिंदुस्तान के फर्स्ट मार्टियर रहे हैं, फर्स्ट शहीद रहे हैं मंगल पांडे. तो मंगल पांडे ने जो विद्रोह छेड़ा है ब्रिटिश का अगेंस्ट, ये जाके आगे विकराल रूप लेने वाला है. तो इमीडिएट रीजन क्या था जी? इमीडिएट रीजन था कि इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन होना. कब? दिसंबर 1856 में. जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी का क्या हुआ? सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ. सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ तो जाहिर सी बात है इसी में बैरकपुर 34th नेटिव इन्फेंट्री फ्रॉम बैरकपुर मंगल पांडे निकलते हैं और मंगल पांडे क्या करते हैं? इसका विद्रोह करते हैं. और फाइनली मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको हैंग कर दिया जाता है. समझ गए? इट इज अ इमीडिएट रीजन. नेक्स्ट वन, सेकंड कॉज, दैट इज अ पॉलिटिकल कॉज में देखा जाए तो एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सतारा, नागपुर, ये भी एक प्रमुख रीजन बना है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. और उसके बाद अवध को ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस, अवध को क्या किया ब्रिटिश ने? कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया. और जो लास्ट रूलर थे अवध के, क्या थे? वजीद अली शाह. उनको कलकत्ता के जेल में भेज दिया गया. और उनकी जो वाइफ बेगम हजरत महल, उन्होंने ब्यौरा उठाया है रिवोल्ट ऑफ 1857 का. कहाँ से? अवध से. समझ गए? तो ये भी एक प्रमुख रीजन बना, क्योंकि लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि देखो ब्रिटिश क्या है, कि ब्रिटिश को केवल कंट्रोल करना है, पॉलिटिकली कंट्रोल करना है. इसलिए भी एक सिविलियंस में हो चाहे सिपाही म्यूटिनीज में एक विद्रोह का भावना जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सतारा, नागपुर एंड अवध एंड सो ऑन. द थर्ड रीजन that is economic causes.
देखिए हम लोग जान रहे हैं कि ब्रिटिश का ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है या फिर ब्रिटिश का जो मार्केट पॉलिसी है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, जब हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो जाएगा तो जो आर्टिसंस जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो फिर आ जाएंगे एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से वर्क लोड बढ़ जाएगा, वर्डन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न बनेगा फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड फोर्थ वन, दैट इज मिलिट्री कॉस्ट, मिलिट्री कॉस्ट। अब देखिए ब्रिटिश आर्मी में 87% लोग इंडियंस थे, 87% लोग इंडियंस थे। पर ब्रिटिश ने क्या किया था, 1856 में एक न्यू सर्विस एक्ट लाया था जी, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं जिसको। उस एक्ट के तहत क्या था कि अब इंडियंस को बाहर जाके फॉरेन सर्विस करना होगा। और हमारे हिंदू कम्युनिटी में पहले से ये बिलीव है कि यदि कोई बाहर जाएगा तो मलेच्छ हो जाएगा, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। ये भी एक रीज़न बना कि 87% हमारे इंडियंस है, कभी भी इंडियंस को बाहर सर्विस के लिए भेजा सकता है। और जो भेज रहे हैं तो कोई फॉरेन अलाउंस नहीं मिल रहा है जी, इंडियंस को फॉरेन अलाउंस भट्टा नहीं मिलता था। दूसरी बात है, इंडियंस को नो प्रमोशन, इंडियंस मैक्सिमम तक सूबेदार रैंक तक ही जा सकते थे। समझ गए, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियन पर्सनल के साथ, इंडियंस जो आर्मी सिपाहीज है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नेक्स्ट वन, यहाँ से हम लोग क्रोनोलॉजी समझेंगे। जैसे ही मंगल पांडे को, जैसे ही मंगल पांडे जी को फांसी दिया गया, एग्जीक्यूशन किया गया अप्रैल 1857 को, तो ये फिर बात पहुंचा है मेरठ में जी, मेरठ में। तो मेरठ में भी सिपाहीज लोग मोबिलाइज हुए, विद्रोह किए वहाँ पे। और 10 मई को एक बहुत बड़ा म्यूटनी मेरठ में भी देखने को मिला। तो सिपाहीज ने क्या किया, जेल को अटैक किया और अपने कॉमरेड्स को, अपने फ्रेंड्स लोग को रिहा किया, रिलीज किया और इकट्ठा किया, सभी लोग को इकट्ठा किया। और ये लोग सब चले गए दिल्ली, दिल्ली दिल्ली में मार्च किए, मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। तो दिल्ली में, दिल्ली का अपना लोकल फोर्स प्लस मेरठ से जो फोर्स आए हैं, जो मेरठ से जो फोर्स आए हैं, दोनों ही मिल जाएंगे और क्या करेंगे, दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे। दिल्ली क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो दिल्ली एक दिन के अंदर ही कैप्चर हुआ है जी। 10 मई को यहाँ विद्रोह हुआ मेरठ में, ये लोग चले कहाँ पे, हाँ 11 तारीख दिल्ली पहुँचे और दिल्ली बिल्कुल 11 मई को ही, 11 मई को ही दिल्ली कैप्चर हो गया। 11 मई 1857 को ही दिल्ली कैप्चर हो गया। समझ गए, इसलिए अब दिल्ली क्या बनेगा, सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो लास्ट मुगल एम्पायर रहे हैं, लास्ट मुगल एम्पायर दैट इज बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। जो देखिए ये बाय एज काफ़ी ज़्यादा थे, 80 ईयर्स प्लस था इनका एज। और उस समय अब वीक लीडरशिप, उतना लीडरशिप खास तो था नहीं, बट इनको भी लगा कि चलो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इन्होंने भी अपने आप को प्रोक्लेम्ड किया, आई एम द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि देखिए 1856 को ही ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जितने भी मुगल एम्पायर है, प्रिंस है, इन लोगों को हम प्रिविलेज नहीं देंगे, इन लोगों को हम टाइटल नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मन में दुख था इस चीज़ का कि देखो अब क्या करेगा ब्रिटिश, पूरी तरीके से प्रिविलेज खत्म कर देगा। और ये जो सुनहरा अपॉर्चुनिटी मिला है बहादुर शाह जफर को, इसके बाद बोलेगा चलो ठीक है, हम क्या है, एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान है, ब्रिटिश चाहे जो भी बोलते रहे। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला है। तो कह सकते हैं कि ये सिम्बॉलिक हेड रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिम्बॉलिक हेड रहे हैं बहादुर शाह जफर। और यदि दिल्ली से बात करें तो दिल्ली में जो मेन जो लीडर रहे थे
इनके मिलिट्री कमांडर डेट इज जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान, इन्होंने मोर्चा संभाला। तो इनको लड़ना पड़ा जी, इनको लड़ना पड़ा ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, लड़ना पड़ा ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक विल्सन, निकोलसन एंड ह्यूडसन। देखिए ये तीन ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, तीनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, तीनों ने बहुत अहम भूमिका अदा किया है ब्रिटिश की तरफ से। और यहाँ से थे जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान। निकलसन ने क्या किया, निकलसन ने कैप्चर किया फिर से दिल्ली को, रिकैप्चर दिल्ली। कब किया? सितंबर 1857 को, समझ गए। निकलसन बैटल में मारे गए, बैटल लड़ते हुए ये पड़ गए। और ह्यूडसन ने क्या किया? बहादुर शाह जफर के जितने भी बच्चे हैं, कि जितने भी ग्रैंडसन हैं, सबको एग्जीक्यूट कर दिया ह्यूडसन ने। एग्जीक्यूशन टू जफर फैमिली। और बहादुर शाह जफर को पकड़ के जेल भेज दिया गया। इनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया जी, रंगून बर्मा। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज। तो दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली में 11 मई को कैप्चर किया गया, ठीक है। और कब तक रहा ये? 20 सितंबर 1857 को ये मुगल के अंदर रहा है। बट क्या हुआ कि 20 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1857 को विल्सन ने फिर से रिकैप्चर कर लिया। दैट इज द स्टोरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में हमें क्या याद रखना है? दिल्ली में हमें ऑफिसर्स का नाम याद रखना है, विल्सन, निकोलसन और ह्यूडसन का, करेक्ट। और उसके बाद याद करना है कि दिल्ली में जो रियल लीडर थे उनका नाम क्या है? वक्त खान है। क्या है नाम उनका? वक्त खान है। और ह्यूडसन का क्या रोल था? और दिल्ली कब से फिर रिकैप्चर किया गया, दिल्ली कब रिकैप्चर किया गया, ये डेट सब याद होना जरूरी है। नेक्स्ट वन अब देखेंगे हम लोग, सेकेंड, दैट इज कानपुर। कानपुर में नाना साहब, नाना साहब, देखिए नाना साहब थे सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू के सन थे ये। जब इनका डेथ हुआ पेशवा बाजीराव टू का 1851 में, तो ब्रिटिश ने कहा कि अब हम पेंशन वगैरह नहीं देंगे, अब तुमको कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे। तो इस चीज़ को लेके नाना साहब के मन में दुख था कि देखो ब्रिटिश ने क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया। बिल्कुल जैसे ही विद्रोह होगा, 1857 का रिवोल्ट होगा, तो इसीलिए नाना साहब के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा जी। दिल्ली में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा, उससे पहले मेरठ में जब स्टार्ट होगा, तो एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा नाना साहब को। और नाना साहब इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे। और वहाँ पे भी, कानपुर में भी सिपाही म्यूटनी होगा जी, सिपाही का विद्रोह होगा। और सिपाही को मोबिलाइज करके कानपुर को, सिपाही को मोबिलाइज करके कानपुर को क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। कानपुर क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। कब? जून 1857 को। तो जून 1857 को नाना साहब क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, दैट इज तात्या तोपे। तात्या तोपे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही एबल्ड मिलिट्री कमांडर थे ये तात्या तोपे। किसके? नाना साहब के। तो ये भी लड़ रहे थे, इनके साथ ये भी लड़ रहे थे। इनफैक्ट ये ज़्यादा लड़ रहे थे, के बारे में अभी जानेंगे थोड़ी देर में हम लोग। बहुत ही एबल्ड मिलिट्री कमांडर रहे हैं तात्या तोपे, समझ गए। तो कानपुर क्या हुआ? कैप्चर हुआ जून 1857 को। उसके बाद बैटल लड़े हैं। यहाँ से फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स आएंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और इनके बीच में लड़ाई होगा तात्या टोपे प्लस नाना साहब। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स में हो गए हैवलॉक और कैम्बेल। तात्या टोपे ने बहुत ही बहादुरी दिखाया जी, बहुत ही बहादुरी दिखाया। बट डिस्पाइट ऑफ हिज ब्रेवरी, ये लोग क्या कर लेंगे? इसको कैप्चर कर लेंगे। कानपुर फिर से
रिकैप्चर हो जाएगा। कानपुर फिर से रिकैप्चर हो जाएगा कब? जुलाई 1857 को फिर से रिकैप्चर हो जाएगा, जुलाई 1857 को। बट हाँ, तात्या टोपे ने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा है। तो इसके बाद क्या होगा एज ए रिजल्ट? नाना साहिब है वो चले जाएंगे, वो भाग जाएंगे नेपाल की तरफ। बट तात्या टोपे कानपुर से निकल के सेंट्रल इंडिया में चले जाएंगे और वहाँ पे विद्रोह और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। द नेम ऑफ नाना साहिब के नाम पे तात्या टोपे बहुत लंबा लड़ाई लड़े हैं। बट बिफोर डैट इस बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मासाकार हुआ जिसको कहते हैं बीबी घर मासाकार या फिर सती चौरा घाट मासाकार। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश के जितने भी सिविलियंस, स्पेशली ज़्यादातर महिला थे इसमें, ब्रिटिश सिविलियंस प्लस सिपॉइस, इनका मासाकार कर दिया गया, समझे। तो अभी भी हिस्टोरियन के लिए बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्या इस मासाकार में नाना साहब और तात्या टोपे इन्वॉल्व थे? तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि दोनों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इसमें। बट ये बात सत्य है कि बीबी घर मासाकर हुआ था कानपुर में ही, समझ गए। तो हमें कानपुर से क्या याद करना होगा? ब्रिटिश ऑफिसर का नाम याद रखना होगा। और यहाँ जो मोर्चा संभाल रहे थे इंडियंस लोग, नाना साहब प्लस तात्या टोपे, फिर से रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने कब? जुलाई 1857 को। और नाना साहब नेपाल चले गए और तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया चले गए और वहाँ से उनका अभी भी युद्ध जारी रहेगा। नेक्स्ट वन, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर रहे हैं नाना साहब के। उसके बाद वो सेंट्रल इंडिया आ जाते हैं जी, यानी कि कानपुर से निकल के वो सेंट्रल इंडिया आ जाएंगे और सेंट्रल एरिया इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये लक्ष्मीबाई से मिलेंगे, रानी लक्ष्मीबाई, और दोनों मिलके, तात्या टोपे प्लस लक्ष्मीबाई दोनों मिलके ग्वालियर को कैप्चर करेंगे। इसको ग्वालियर को कैप्चर करेंगे कब? अप्रैल 1857। बट जो फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस जो है अंडर सर हगरोस, ब्रिटिश फोर्सेस अंडर सर हगरोस, ये क्या करेंगे? एक बहुत ही करारा जवाब देंगे इसको, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को। तो इस बैटल में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शहीद हो जाएगी। जब लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी तो उस समय उनका एज केवल 20 ईयर्स था, 23 ईयर्स, ओनली 23 ईयर्स, समझ गए। बिल्कुल यही एज भगत सिंह का भी रहा था फांसी के टाइम में। तो 23 ईयर्स, और ये बैटल लड़ते हुए शहीद हुई है, ठीक है। तो इसलिए सर हगरोस ने भी कहा इस बात को कि बहुत ही बहादुर रही है लक्ष्मीबाई, और उन्होंने एक एकदम मिलिट्री कमांडर की तरह लड़ा। बट यस, स्टिल तात्या टोपे स्टिल यहाँ से भाग जाएंगे, स्टिल फ्लेड, और फिर जाएंगे और भी बहुत सारा बैटल लड़ेंगे। तो तात्या टोपे अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी वो मोर्चा संभाल रहे हैं। उसके बाद तात्या टोपे जाएंगे राजस्थान वाला एरिया में जाएंगे, और लगभग कह सकते हैं लगभग उसके बाद भी 15 मेजर बैटल लड़ेंगे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट, कोयला वारफेयर, 15 मेजर बैटल कैंपेन करते हैं वो। और फाइनली रूलर थे मेवाड़ के रूलर ऑफ मेवाड़ का नाम है मान सिंह के बिट्रेल के वजह से, मान सिंह ने धोखा दे दिया था जी। मान सिंह के बिट्रेल के वजह से नाना साहब पकड़े जाते हैं और फाइनली नाना साहब को 1859 में हैंग कर दिया जाता। कहाँ पे? शिवपुरी में। कहाँ पे? शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पे है? एमपी में, समझ गए इस हिसाब से। बट यस, तात्या टोपे, यस, ये तात्या टोपे को हैंग किया गया। सॉरी, मैंने यदि नाना साहब कह दिया है तो आई एम सो सॉरी। तात्या टोपे को फाइनली 1859 में हैंग कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इसलिए जो तात्या टोपे है वो ब्रिटिश के हाथ में जल्दी आया नहीं, ब्रिटिश को बहुत परेशान किया है। और फाइनली 1859 में ये मुखबरी के वजह से, मान सिंह के मुखबरी के वजह से क्या हुआ
इनको हैंग किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया। कहाँ पे? शिवपुरी में। समझ गए? उसके बाद बात करेंगे हम लोग लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। देखिए यहाँ पे है क्या कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड, उनका निधन होता है, तो उसके बाद एडॉप्टेड सन, ये अपने एडॉप्टेड सन को क्या करते हैं? सिंहासन के लिए, अपने राजगद्दी के लिए नियुक्त करते हैं। बट ब्रिटिश बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगेगा, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी थे, डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का 1853 में ही लेटर आ जाता है कि जी आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से आपका जाएगा, राजगद्दी जाएगा। बट रजिस्ट करती है, बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं मानेंगे। और उसके बाद भी ब्रिटिश क्या करता है? 1854 में झांसी को कैप्चर कर लेता है। झांसी को कैप्चर कर लेगा तो ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई है अपना। पर जब रिवोल्ट होगा, जब दिल्ली में रिवोल्ट होगा, मेरठ में रिवोल्ट होगा, तो इसका असर झांसी में ही पड़ेगा। और यहाँ के सिपाही भी क्या करेंगे? म्यूटिनी कर देंगे। जब यहाँ के सिपाही म्यूटिनी करेंगे और इंग्लिश ऑफिशियल्स को बहुत सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स को मार देंगे, तो ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश आरोप लगाएगा लक्ष्मीबाई के ऊपर कि तुमने ही ये चीज़ किया है, तुमने ही इन लोग को उस्काया है। तो इस चीज़ का बहुत फायदा होता है झांसी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई क्या करती है? अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन ले लेती है। रांची को झांसी को रिकैप्चर कर ली, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ली। उसके बाद सिपाही को ट्रेन करती है, सिपाही को ट्रेन करती है, और अच्छा खासा, समझे, अच्छा खासा पूरा पकड़ हो जाता है झांसी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई का। बट ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हगरोस वो आएंगे और अटैक करेंगे झांसी को, अटैक करेंगे झांसी को। और रानी लक्ष्मीबाई 2 वीक्स तक, आई रिपीट 2 वीक्स तक डिफेंड कर पाती है। 2 वीक्स तक वो अपने किले को डिफेंड कर पाती है। 2 वीक्स के बाद हगरोस क्या है? हगरोस फिर से रिकैप्चर कर लेता है झांसी को। और उसके बाद लक्ष्मीबाई अपने बच्चे के साथ भाग जाती है, फिर तात्या टोपे से मिलती है, फिर ग्वालियर रिकैप्चर करती है, फिर ग्वालियर के वार में, ग्वालियर के बैटल में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान फ्रॉम रोहिलखंड, फ्रॉम रोहिलखंड। देखिए रोहिलखंड कहाँ पे है? बरेली, अभी के उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है बरेली, बिल्कुल बरेली में है, यूपी में। देखिए जो खान बहादुर खान है बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, और ये रोहिल्ला चीफ के सन हुए हैं, बेटे हुए हैं उसके। देखिए ऐसा है कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी, ये डीएम रह चुके हैं, जज रह चुके हैं ब्रिटिश के टाइम में। तो इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, और इन्होंने क्या किया? जैसे रिवोल्ट 1857 हुआ, इन्होंने भी 30 मई को, 30 मई 1857 को इन्होंने भी क्या किया? रोहिलखंड को अपने काबू में किया, अपने कंट्रोल में किया, कंट्रोल रोहिलखंड। बट ये बहुत डिफरेंट थे, ये एक सिविलियन लीडर थे जी, लोगों के बीच के लीडर थे। और उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छे शासन चला है, कुछ वक्त तक बहुत अच्छे शासन चला है। वहाँ पब्लिक ग्रीवांसेस सब भी देखते थे, खान बहादुर खान, और बहुत बड़ा नाम था रोहिलखंड में इनका। बिल्कुल गोरिल्ला प्रैक्टिस करते थे, गोरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिस करते थे ये, गोरिल्ला वारफेयर। फिर ब्रिटिश आएंगे, यहाँ से ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दोनों के बीच में भिड़ंत होगा। बिल्कुल कॉलिनी थे, कैम्बेल, कॉलिन कैम्बेल। और ये जो खान बहादुर खान है, खान बहादुर खान भाग जाएंगे कहाँ पे? नेपाल में, फ्लैट टू नेपाल। बट बाद में 1860 में इनको पकड़ लिया जाएगा और एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। हालांकि नेपाल चले गए थे, उसके बाद भी मुखबरी हुआ होगा। 1860 में इनको कैप्चर कर लिया गया और हैंग कर दिया गया। पर बहुत बड़ा नाम, खान बहादुर खान फ्रॉम रोहिलखंड, फ्रॉम रोहिलखंड। रोहिलखंड कहाँ है? अभी का बरेली, यूपी। नेक्स्ट दैट इज बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कहाँ से? अवध से। अवध कैपिटल क्या होगा अवध का? लखनऊ। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया ब्रिटिश ने,
ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। उसके बाद मोर्चा संभालिए बेगम हजरत महल ने। इन्होंने क्या किया, बेगम ने मोबिलाइज किया लोगों को, मोबिलाइज पीपल, मोबिलाइज पीपल। सिपाहीज को भी मोबिलाइज किया इन्होंने, और यही रीजन है कि बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा जी। लखनऊ में भी, अवध में भी बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, यहाँ पे भी म्यूटिनी हो जाएगा। इसका एडवांटेज उठाएगी बेगम, और बेगम क्या करेगी, अवध को, लखनऊ को कैप्चर कर लेगी। बट वही बात है, फिर अंडर कैम्बल एक युद्ध चलेगा और बेगम हजरत महल डिफीट हो जाएगी, और डिफीट होके फिर नेपाल चली जाए, टू नेपाल। नेपाल में जो वहाँ के उस समय के जो तंत्र थे, उन्होंने क्या किया, एसएलएम दिया, और लंबा समय तक वो नेपाल में ही रही है। तो बेगम हजरत महल सरेंडर नहीं किए, बट वो नेपाल चली गई। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बेगम हजरत महल, फ्रॉम अवध, फ्रॉम लखनऊ। इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, डेट इज मौलवी, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिल्कुल। ये आते थे फैजाबाद से, फैजाबाद। ब्रिटिश के सबसे बड़े एनिमी रहे हैं ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, और इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट मोर्चा संभाला है। और ये चूंकि मौलवी थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सुनने के लिए आते थे, दोनों लोग बहुत पसंद करते थे मौलवी अहमदुल्ला का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने कि एक मिलिट्री कमांडर के भूमिका में, मिलिट्री कमांडर के भूमिका में बेगम को असिस्ट किया है इन्होंने, बेगम को असिस्ट किया, बेगम हजरत महल को भी असिस्ट किया। समझ गए। बट फाइनली वही लोकल जमींदार, एक लोकल जमींदार ने क्या किया, इनको मार दिया, किल्ड। और ब्रिटिश को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मौलवी अहमदुल्ला मर गए, तो लोकल जमींदार ने क्या किया, इसको मार के इस सर को ना एज अ प्रूफ के रूप में भेजा था। इतना ब्रुचुअलिटी किया, समझ गए। दैट इज मौलवी अहमदुल्ला शाह। द लास्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीर कुंवर सिंह, पीर कुंवर सिंह फ्रॉम जगदीशपुर, फ्रॉम आरा, फ्रॉम आरा। देखिए, जब रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ भारत में, दिल्ली में, तो बिल्कुल इस रिवोल्ट का मोर्चा उठाया है कुंवर सिंह ने, बिहार से। कुंवर सिंह कहाँ से आते थे, जगदीशपुर से, जगदीशपुर। अभी इसका प्रेजेंट लोकेशन देखा जाए तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह ने क्या किया, सिपाहीज को मोबिलाइज किया, ठीक है, सिपाही, अपने सिपाहीज को मोबिलाइज किया, प्लस सिपाहीज ऑफ दानापुर, पटना का दानापुर है, सिपाहीज ऑफ दानापुर, अपना सिपाही प्लस सिपाहीज ऑफ दानापुर को मोबिलाइज किया, और आरा में अटैक किया जी, आरा में अटैक किया। और उस समय जो कैप्टन थे डनबर, उनको डिफीट किया, डनबर को डिफीट किया, बट अंडर कैप्टन टेलर और टेलर और विंसेंट, टेलर प्लस विंसेंट एयर, इनके नेतृत्व में फिर से आरा को रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश पहली बार क्या हुआ था कि आरा को कैप्चर कर लिया कुंवर सिंह ने, उस समय कैप्टन थे डनबर, डनबर हार गए। बट उसके बाद क्या हुआ कि अंडर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक टेलर एंड विंसेंट एयर, इन्होंने क्या किया, फिर से रिकैप्चर कर ली। पर कुंवर सिंह हारे नहीं जी, कुंवर सिंह फिर आगे बढ़े हैं, कुंवर सिंह फिर ईस्टर्न, ईस्टर्न यूपी कह सकते हैं, ईस्टर्न यूपी की तरफ आए, और ब्रीफ पीरियड के लिए वो सेंट्रल इंडिया में भी आए थे, सेंट्रल इंडिया में भी आए, और बहुत ही गोरिल्ला वारफेयर किया है इन्होंने, गोरिल्ला वारफेयर। सेंट्रल इंडिया में जब आए थे तो बिल्कुल तात्या टोपे से मिले थे, तात्या टोपे का जो रेबल फोर्सेस उनको भी ज्वाइन किया था इन्होंने। तब की बात है ये मार्च 1858 की बात है। फिर सेंट्रल इंडिया कैंपेन ख़त्म होने के बाद फिर से आए ये बिहार, बिहार आए हैं। जब गंगा पार कर रहे थे, गंगा जी पार कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने, इनका उंगली हाथ वगैरह डैमेज हो गया था, तो इन्होंने काट के गंगा को चढ़ा दिया, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। फिर बिहार आए और अपने जगदीशपुर को, अपने जगदीशपुर को रिकैप्चर किया इन्होंने, अपने जगदीशपुर को रिकैप्चर किया। कब? अप्रैल 1857 को।
बट कुछ ही दिन के बाद 23 अप्रैल 1857 को बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, क्यों, क्योंकि 80 ईयर्स के थे ये, 80 साल की उम्र में युद्ध लड़ रहे थे, यही तो बहादुरी वाला बात है। इस एज में भी आके इस तरह का रिवोल्ट करना, तो बिकॉज ऑफ द इलनेस एंड एज फैक्टर इनका देहांत हो गया 23 अप्रैल। बिल्कुल, तो जीता हुआ जगदीशपुर जस्ट जीते ही थे, कुछ दिन के बाद इनका देहांत हो गया, बट ब्रिटिश ने नहीं हराया, ये नॉर्मल कॉज की वजह से इनका डेथ हुआ। यस, वी हैव कंप्लीटेड द लीडर्स एंड इवेंट्स। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग आखिर रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों फेल हो गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाई फेल्ड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन अमंग रूलर्स, अमंग किंग्स, यानी कि जितने भी भारत के जो भी रूलर्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था जी, एक सबसे बड़ा रीजन। और जो ब्रिटिश फोर्सेस है उसके पास मॉडर्न वेपनाइज सिस्टम है जी, मॉडर्न आर्मी है उसके पास बेस्ट वेपन्स है, तो उसे लड़ना तो मुश्किल ही है। बिल्कुल, ब्रिटिश के पास मास कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, टेलीग्राफ सिस्टम है। जाहिर सी बात है इंडिया का जो भी व्यवस्था है वो बहुत इन्फीरियर है उस कंपेयर में। ये सब प्रमुख रीजन बना। और हाँ, ये भी देखा है इनर बिट्रेल भी बहुत ज़्यादा हुआ है जी। जैसे मान सिंह ने मुखबरी कर दिया था तात्या टोपे का, उसी तरह देख सकते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, उनको भी लोकल जमींदार ने मार दिया। तो इंटरनल बिट्रेल भी हुआ है जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल नहीं रहा। बट यस, स्टिल इट कैरी सिग्निफिकेंस, बट सिग्निफिकेंस तो है इसका। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ये कह सकते हैं कि इस लेवल पे फर्स्ट टाइम, इस लेवल पे ब्रॉड लेवल पे म्यूटिनी हुआ है अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम आर्म्ड रेजिस्टेंस किसने दिखाया है, नंबर वन। दूसरी बात है कि जो कंपनी का रूल था वो कंपनी का रूल पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा क्राउन रूल में, और क्वीन प्रोक्लेमेशन हो जाएगा इससे, यानी कि क्वीन डायरेक्ट रूल करेगी भारत को। क्वीन प्रोक्लेमेशन कब, नवंबर 1858। और बिल्कुल ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिश मार्शल रेस को इंट्रोड्यूस करेगा, मार्शल रेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्शल रेस। गोरखास हो गए, सिख्स हो गए, क्योंकि गोरखास और सिख्स ने क्या किया, ब्रिटिश को मदद किया था 1857 के रिवोल्ट में, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आए मार्शल रेस का। गोरखास जो है तो सिख्स है वो मार्शल रेस के बहुत ही उच्च कोटि के लड़ने वाले लोग सब है, एज कम्पेयर टू सिपाहीज ऑफ अवध या बैरकपुर। तो जो बैरकपुर के जो सिपाहीज थे या फिर जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ वहाँ के सिपाही को एकदम इन्फीरियर ट्रीट करना शुरू कर दिया, और मार्शल रेस का दर्जा दिया है गोरखास और सिख्स के लिए। बिल्कुल, एक कमीशन भी बना था, डेट इज पील कमीशन। पील कमीशन बनाया गया था आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस आर द सिग्निफिकेंस। और अब तरीका चेंज होगा ब्रिटिश का, कंपनी नहीं रहेगा जी, डायरेक्ट क्राउन रूल होगा ब्रिटिश में। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेके किसने क्या क्या बोला है। रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ब्रिटिश सावरकर ने कहा है कि ये फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 है जी, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट है ये फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बिल्कुल इसी चीज़ को हम लोग भी कैरी करते हैं, एनसीईआरटी में भी यही इन्फॉर्मेशन दिया गया, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम लोग 1857 को कहते हैं। ये वर्ड, इनफैक्ट ये जो फ्रेज है ये एनसीईआरटी भी यूज़ करती है, किसका दिया हुआ चीज़ है ये, ब्रिटिश सावरकर का। नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि ये मोर देन म्यूटिनी है, बट नेशनल लेवल पे उस लेवल पे स्ट्रगल नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे, जैसे आरसी मजुमदार, उन्होंने कहा था कि ना ही ये नेशनल है और ना ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, समझ गए। तो बहुत सारे अंग्रेज ऑफिशियल्स ने भी, अंग्रेज हिस्टोरियंस ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कह रखा है। तो नाउ यस, वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। What was the immediate cause of revolt of 1857? Grease cartridges, doctrine of lapse, economic exploitation and social discrimination. बिल्कुल, ये सब चीज़ तो हो ही रहा था, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, बट जो इमीडिएट रीजन है क्या, वो ग्रीस कैटरिजेस, समझे। इनफल जो
इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने, करेक्ट, दिसंबर 1856 को, एक सबसे बड़ा रीजन बना है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। समझ गए? तो क्या होगा इसका आंसर? ग्रीस कैटरिजेस। सेकेंड क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह एंड लास्ट ऑप्शन नाना साहब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? ग्रीस कार्ट्रिजेस, ब्रिटिश पॉलिसी एंड इंडियन डिसकंटेनमेंट, मुगल रिवाइवलिज्म एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीस कार्ट्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was declared the emperor of India by the rebels in 1857? नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड तात्या टोपे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बेगम हजरत महल एंड लास्ट ऑप्शन खान बहादुर खान। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बेगम हजरत महल फ्रॉम अवध एंड लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे एंड बहादुर शाह जफर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एंड नाना साहिब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाना साहिब। हाँ बिल्कुल, बट तात्या टोपे इनके साथ लड़ रहे थे, ये मिलिट्री कमांडर थे, बट इन द नेम ऑफ नाना साहिब तात्या टोपे लड़ रहे थे, ये पता होना चाहिए हमें। इसलिए कानपुर से जो विद्रोह कर रहे थे वो कौन हो जाएंगे? नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following British officers was killed during the revolt of 1857? Lord Canning, General Havelock, General John Nicholson and last one Lord Dalhousie। करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन निकल्सन। जब दिल्ली को रिकैप्चर करने के लिए जा रहे थे, निकल्सन का उस बैटल में डेथ हो गया। Next question, who among the following was not directly associated with the revolt of 1857? नाना साहब, तात्या टोपे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मंगल पांडे। करेक्ट आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये बहुत बाद के लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट एट बरेली ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग? खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब। करेक्ट आंसर क्या होगा? खान बहादुर खान, बिल्कुल। बरेली मतलब रोहिलखंड, रोहिलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे was captured and hanged at which place? लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड शिवपुरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवपुरी। कहाँ पे? यूपी में। कब? 1859 को तो फांसी दिया गया था। कब? 1859 को। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, मंगल पांडे बिलोंग टू विच regime? 34th नेटिव इन्फेंट्री, 29th नेटिव इन्फेंट्री, 36th सिख रेजिमेंट एंड लास्ट वन सेकेंड ग्रेनेडियर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर, ऑफ बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। यस, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। ये सेशन कैसा रहा? एनी फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।